हेलो गाइस, वेलकम टू रंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं सामान्य जानकारी, उस चैप्टर को हम यहां पर कंप्लीट कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने इसके उद्योगों के बारे में पढ़ा था, उद्योग एवं व्यापार के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और उनकी महत्ता क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे योजनाओं के बारे में कि उत्तर प्रदेश को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू हुई हैं, उसको आज हम विस्तार से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह जो लेक्चर है आपके उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास की सामान्य जानकारी का लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जिनके आने की संभावना काफ़ी अधिक है उनको हम करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। उद्योग एवं रोजगार तथा औद्योगिक विकास से संबंधित नीतियां। उद्योग को कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उद्योग से कैसे रोजगार का सृजन होता है, रोजगार का विकास कैसे होता है उद्योग से। हमने कल मिलों के बारे में देखा था कि कौन कौन सी विशिष्ट मिलें, चाहे वो कपड़े की मिल हो, चाहे वो चीनी या फिर गन्ने की मिल हो, एल्युमिनियम की मिल हो, किस प्रकार से और कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश में लगाई गई हैं और किस प्रकार से उससे रोजगार का सृजन हो रहा है। औद्योगिक विकास जो बिजनेस है, जो स्टार्टअप है, जिससे उद्योग आगे बढ़ता है, लोगों को काम मिलता है, संबंधित कौन सी नीतियां हैं कि जो उद्योग एवं रोजगार को बढ़ावा दे रही हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति सन 2021। संवर्धन मतलब बढ़ाना, संवर्धन मतलब बढ़ाना। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना टाइम में 2019 के बाद जो गर्मी का मौसम आया उस समय यानी कि मई और जून में, तो ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी बढ़ गई थी कि लोगों को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। जो कोरोना के पेशेंट थे, ऑक्सीजन की कमी इतनी बढ़ गई थी कि उसके अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे, यानी कि उनका डेथ हो जा रहा था। तो ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने संवर्धन नीति, ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति सन 2021 लेकर आई कि अपने प्रदेश में जो भी ऑक्सीजन की कमी है उसकी प्रतिपूर्ति अच्छे से हो जाए। तो उसके बारे में कुछ यहाँ पर डेटा है, उसको हम देखते हैं। 15 मई सन 2021 को प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति सन 2021 को मंजूरी प्रदान की गई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बाद जब ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु काफ़ी अधिक बढ़ गई, तो ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति के लिए प्रदेश सरकार ने 15 मई सन 2021 को ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति सन 2021 के अनुसार उसको मंजूरी दे दी कि अब हम अपने प्रदेश में ऑक्सीजन के उत्पादन को और बढ़ावा देंगे। यह कब हुआ? 15 मई सन 2021 को। इसका टॉपिक क्या था? ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति सन 2021। इस नीति के तहत 100 करोड़ तक के पूंजी निवेश प्रस्ताव औद्योगिक विकास मंत्री के समक्ष, जबकि इससे अधिक राशि के प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी कि ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, इसके यूनिट्स को लगाने के लिए 100 करोड़ से भी अधिक पूंजी यानी कि पैसे का निवेश किया जाना है कि अधिक से अधिक प्लांट लगाए जाए। जो एरिया हैं जहां पर कमी ज़्यादा हुई थी, शॉर्टेज ज़्यादा हुई थी, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वहां जहां पर कि यूनिट लगाने के लिए 100 करोड़ से भी अधिक निवेश को मंजूरी दी गई थी, ठीक है। और किसके द्वारा दी गई थी? यह प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। राज्य कैबिनेट का मतलब जो आपका विधानसभा होता है, ठीक है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देना कि कहां कहां से ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है, ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ावा कहां कहां से मिल सकता है, और चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्र में कि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से अपने प्रदेश में ही मिल जाए और चिकित्सा को जो हमारे प्रदेश का डॉक्टरी सिस्टम है वह आत्मनिर्भर हो जाए कि कहीं बाहर से, अन्य प्रदेश से, अन्य देश से ऑक्सीजन ना मंगाना पड़े, अपने क्षेत्र में उत्पादन हो और प्रॉपर तरीके से काम हो सके। इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। तो इसके पूरे कहने का जो निचोड़ है वह क्या है कि 15 मई सन 2021 को ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति लाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि चिकित्सा को आत्मनिर्भर बनाना, कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करना, और इसके लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया वह 100 करोड़ से अधिक का था। आइए आगे देखते हैं।
उत्तर प्रदेश निर्यात नीति सन 2020 से सन 2025। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यह एक उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी योजना है कि एक ज़िले से जो उस ज़िले का मुख्य उत्पादन होगा उसको विदेशों तक भेजने का कार्य चल रहा है। तो इसको बोलते हैं निर्यात। निर्यात मतलब बेचना और आयात मतलब अपने पास लाना। देखिए किसी भी, आप यदि अपने घर का एग्जाम्पल आप यदि सोच लीजिए तो आपके घर में पैसा कहाँ से आएगा? जब आप किसी चीज़ को बेचेंगे, आपके घर में कुछ उत्पादन हो रहा है, जब तक आप उसको नहीं बेचेंगे तो कैसे आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी? आपके घर में कैसे पैसा आएगा? तो किसी भी देश प्रदेश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अपने उत्पादन को बेचना। तो उत्तर प्रदेश ने निर्यात नीति सन 2020 से 25 का एक खाका, एक मॉडल प्रस्तुत किया है कि इसके तहत अपने प्रदेश में जो भी निर्यात की वस्तुएं हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहन मिला गया। ठीक है ना। नवंबर सन 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2025 के प्रख्यापन पर निर्णय लिया गया। यानी कि अक्टूबर नवंबर 20 यानी कि 21 के ठीक 1-2 महीने पहले उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा, जो लोग सरकार में सम्मिलित होते हैं उनको मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है ना। वो निर्यात नीति 2025 के प्रख्यापन का निर्णय लिया गया, यानी कि उसको प्रस्तुत किया गया। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। विकास का मतलब क्या है कि जैसे आप सपोज करिए कालीन हो गया, लंगड़ा आम हो गया, या फिर अपने प्रदेश का जो चीनी है वो हो गया, उसके निर्यात को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। कि प्रतिस्पर्धा से क्या होता है कि और अच्छी क्वालिटी का उत्पादन होता है। यदि 2 लोग में प्रतिस्पर्धा है तो क्वालिटी और इंक्रीज होती है। ठीक है। निर्यात सहायक संस्थाओं को निर्यात संबंधी आवश्यक सहायता व सेवाएं प्रदान करना। जो संस्थाएं हैं जो निर्यात से संबंधित हैं, जो वस्तुओं को बेचने में सहायता करती हैं, उनको और अधिक सहायता प्रदान करना कि यह और अच्छे से कार्य कर सकें। जो संस्थाएं हैं जिसके तहत, जैसे कुछ लोग होते हैं FCCI जो कि प्रमाण पत्र देते हैं कि आप जो आपका यह उत्पादन है यह अच्छी क्वालिटी का है, इसको आप विदेश में बेच सकते हैं। तो उन संस्थाओं को और बूस्ट करना कि वो प्रॉपर तरीके से निर्णय ले सकें या फिर उसकी जांच कर सकें कि कौन सा उत्पादन अच्छा है कौन सा खराब है। तो उन संस्थाओं को भी प्रोत्साहन देना निर्यात नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है। राज्यों में निर्यात में वृद्धि हेतु तकनीक व भौतिक अवसंरचनाओं की स्थापना व विकास करना। तकनीकी टेक्नोलॉजी, उत्पादन के क्षेत्र में जो टेक्निक है कि होता क्या है कि कोई भी चीज़ जब विदेश में जाती है तो वह उनके पैमाने पर खरी उतरनी चाहिए कि उसमें कहीं रसायन की मात्रा तो अधिक नहीं है। ठीक है ना। या फिर कोई चीज़ उसमें ऐसा तो नहीं मिला हुआ है, पॉल्यूशन का मात्रा उसमें ज़्यादा तो नहीं है कि उनके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल ना कर पाए। तो उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए तकनीकी और भौतिक अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना कि जो किसान हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने उत्पादन को चेक कर सकें कि जो टर्म्स एंड कंडीशन विदेश वालों ने या फिर जहां पर हमारा उत्पादन हमारे प्रदेश से जा रहा है उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर हमारा उत्पादन खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। उसके लिए तकनीकी की भी आवश्यकता होती है। तो मैं इसको एक लाइन में इसको सम्मिलित करता हूं कि निर्यात के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सहायक जो सेवाएं प्रदान करती हैं संस्थाएं उनको बढ़ावा देना और तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना इस नीति में शामिल किया गया था। ठीक है। राज्य निर्यात नीति सन 2020-25 के फोकस क्षेत्र में हस्तशिल्प, हाथ से जो हथकरघा होता है उद्योग ना, जिससे हाथ से कपड़े उपड़े बनाए जाते हैं या फिर हाथ से टोकरी वोकरी बनाई जाती है। हस्तशिल्प, हाथ से बनने वाली वस्तुओं, कृषि एग्रीकल्चर की जो वस्तुएं हैं, चाहे गेहूं हो गया, चावल हो गया, आम हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हो गई। खाद्य उत्पाद जो रासायनिक, इंजीनियरिंग गुड्स जो हम बनाते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं, हैंडलूम जो होता है ना हाथ से बनाने वाली चीज़ें, एवं टेक्सटाइल यानी कि कपड़े, चर्म उत्पाद जो चमड़े से बनने वाली चीज़ें होती हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था कि चमड़े से बनने वाली वस्तुओं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो आप लोग को याद होगा कि आगरा में उसका प्रमुख केंद्र है। कालीन एवं दरिया
आपने मिर्ज़ापुर सीरीज हो सकता है देखी होगी, तो कालीन के बारे में पढ़ा होगा। तो हमारे प्रदेश में कालीन का भी उत्पादन होता है जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र है। एवं दरिया ग्लास व सिरेमिक उत्पाद, जो शीशे की वस्तुओं का उत्पादन होता है वह। काष्ठ उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, अभी आपने लखनऊ में देखा था ना, और वहाँ अमेठी में भी किस प्रकार से रशियन कंपनी से डील हुई है कि हम जो रक्षा उत्पाद है, जो डिफेंस की चीज़ें हैं उसको बनाने वाले हैं, जो बंदूकें होती हैं। ठीक है। सेवा क्षेत्र कि हमारे देश के जो लोग हैं विदेशों में जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, उसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। एजुकेशन के लोग विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। पर्यटन, ITI एवं IIT, मेडिकल वैल्यू, ट्रेवल्स तथा लॉजिस्टिक शामिल हैं। यह सभी क्षेत्र जो मैं आपके सामने भी रखा हूँ, यह सभी क्षेत्र को बढ़ावा देना है। इन सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देने से क्या होगा कि हम निर्यात को प्रोत्साहन कर पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अमेरिका जाकर काम करता है ना, तो वह भी एक प्रकार से निर्यात ही है, क्योंकि हमारे देश को उससे इनकम होगी, डॉलर आएगा हमारे देश में। ठीक है ना। तो इन सभी क्षेत्र को बढ़ावा देकर अपने उत्तर प्रदेश के निर्यात को और बूस्ट करना हमारा लक्ष्य है 2020 से 2025 तक। ठीक है ना। और उसके लिए क्या क्या विकास करना है हमने अपनी मिडिल लाइन में देख लिया, और किन किन क्षेत्र में विकास करना है हमने लास्ट में देख लिया। और यह जो खाका है कब से लेकर कब तक के लिए तैयार किया गया है, 2020 से 2025 तक उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल उसे बोलते हैं कि जो पार्टी सरकार में शामिल होती है उसके मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को सम्मिलित रूप से मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है। आशा करता हूं कि यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं होती हैं, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उसके लिए सन 2020 में क्या नीति बनाई गई थी उसको विस्तार से देखते हैं। 18 अगस्त सन 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति सन 2020 जारी की गई। यह जो लाइन है 18 अगस्त सन 2020, इसको आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति जो है वो 18 अगस्त सन 2020 को स्टार्ट की गई थी। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को गति प्रदान करना, कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं हैं, जो डिजाइन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, अपने प्रदेश में किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके उत्पादन को और प्रोत्साहन दिया जाए, उसके लिए यह नीति लागू की गई 18 अगस्त सन 2020 को। यह नीति संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू है तथा इस नीति के अंतर्गत पूर्वांचल व बुंदेलखंड क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, खास तौर पे गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग सामान्यतः अधिक होता है कंपेयर टू पूर्वांचल और बुंदेलखंड। आप यदि सोनभद्र, बनारस, बादा, ठीक है ना, जौनपुर, आजमगढ़ उस साइड में जाएं तो दूर दूर तक ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग का कुछ भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का जो एम होता है ना, वो भी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। तो उस एरिया में भी इलेक्ट्रॉनिक्स को बढ़ावा मिले, उसके विनिर्माण, उसके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, इस पर विशेष बल दिया गया है। 18 अगस्त सन 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति लागू की गई है। ठीक है। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक लागू रहेगी। आपको मैं बता दूं कि यह नीति जो है वो 18 अगस्त सन 2025 तक लागू रहेगी। यानी इसके कहने का मतलब क्या है कि जो 18 अगस्त सन 2020 को नीति लागू हुई है, यह जो एक मॉडल बन के तैयार हुआ है, उस मॉडल पे निरंतर 5 वर्षों तक काम होगा। ठीक, मॉडल चेंज नहीं होगा। जो चीज़ें, जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो नियम्स, रूल्स बैठकर बनाए गए हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति को, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया जाएगा, उस मॉडल पे निरंतर 5 सालों तक अमल होगा, यानी कि उसको माना जाएगा। ठीक है। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स EMC की स्थापना की जाएगी, जहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हैं उसको मैन्युफैक्चर किया जाना है। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे EMC, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। EMC की 3 जगह स्थापना होगी। ठीक है। जिसमें जनपद गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापना तथा लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। ध्यान से देखिए, जनपद गौतम बुद्ध
नगर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाया जाएगा। बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जो डिफेंस में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का यूज होता है, उसको बनाया जाएगा। तथा लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर, यानी कि जो मेडिकल्स के लिए छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं ना, आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो कुछ मशीन से आपका जो भी आपका चेकअप करते हैं, तो उस तरीके से इक्विपमेंट बनाने के लिए जो एरिया का चयन हुआ है वो क्या है, उन्नाव, कानपुर जोन और लखनऊ, ठीक है ना। और जो डिफेंस में जो बंदूक होती हैं, जो ठीक है ना, जो मिसाइल जो फिर अच्छी अच्छी ट्रकें होती हैं जिनमें उसको फिट किया जाता है, उस तरीके के इक्विपमेंट बनाने के लिए बुंदेलखंड का चयन हुआ है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जो कि सामान्यतः जनरल आप किसी भी क्षेत्र में बोल दें, उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जनपद गौतम बुद्ध नगर या फिर नोएडा का चयन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की जो हमने बात की थी कि 3 जगह स्थापित होंगे 18 अगस्त सन 2020 से 18 अगस्त सन 2025 के बीच में, वह तीनों क्षेत्र आपके सामने हैं। पहला गौतम बुद्ध नगर, और दूसरा क्या है बुंदेलखंड, और तीसरा क्या है लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन, यानी कि तीनों के एक मध्य का स्थान, ठीक है। इस नीति का लक्ष्य प्रदेश में 40,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना है। ये 3 क्लस्टर खोल के 40,000 करोड़ का निवेश, यानी कि बाहर की कंपनियां जो हैं यहाँ पर कम से कम 40,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करें, कि जिससे कि हमारे जो प्रदेश के युवा हैं उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति। आजकल यह शब्द बड़ा जोरों पर है, स्टार्टअप करना है, बिजनेस खोलना है ना, स्टार्टअप, कोई नया काम स्टार्ट करना है। तो उसके लिए सन 2020 में कौन सी नीति उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है, उस पर फोकस करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सक्षम कारोबारियों के लिए अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 जुलाई सन 2020 को उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दे दी। देखिए, सक्षम कारोबारियों के लिए अनुकूल परिवेश, अनुकूल परिवेश का मतलब क्या होता है, परिवेश का अर्थ होता है आपके आसपास का क्षेत्र, उसको बोलते हैं परिवेश। और वह अनुकूल होना चाहिए कि कोई दबंग आकर यह ना बोल दे चलो 1 लाख रुपए निकालो, हाँ, हफ्ता वसूलने लगे, या फिर आपको मारने पीटने लगे, धमकाने लगे। बात समझ में आई कि पुलिस वाले कहीं तो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये सिंपल सी बात है। तो इस तरीके का एक माहौल क्रिएट ना हो, अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने के लिए 8 जुलाई सन 2020 को उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी गई। अब उसमें कौन कौन सी बातें हैं उसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 75 जिलों में 100 इंक्यूबेटरों की स्थापना करना है। इस नीति से 50,000 प्रत्यक्ष तथा 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जो 75 जिले हैं उसमें लगभग 100 जगह एक सिस्टम को, एक इकोसिस्टम को तैयार करना है, और इससे यह लक्ष्य अनुमानित किया गया है कि यह करने से 50,000 तो प्रत्यक्ष, यानी कि 50,000 लोग डायरेक्ट जाकर वहाँ पर काम करेंगे, और 1.5 लाख लोग अप्रत्यक्ष, जैसे कि कोई कंपनी कच्चा माल खरीद रही है, ठीक है ना, तो कच्चे माल का मैन्युफैक्चरिंग करने में प्रत्यक्ष मजदूर काम करते हैं, और उस कच्चे माल के उत्पादन में जो लोग लगे हुए हैं उनको अप्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। और उनसे स्वरोजगार, और कुछ लोग को उन दोनों के मध्य एक स्वरोजगार की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा यदि जो स्टार्टअप नीति है सन 2020 यह प्रॉपर तरीके से कार्य करती है। तो आइए आगे देखते हैं। राज्य में वर्तमान में 1800 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत है, जो कि काफ़ी कम है। चाइना में तो लगभग 1 दिन में इतने हो जाते हैं, ठीक है ना। इस नीति से कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जो खादी उद्योग होता है, शिक्षा, पर्यटन, ठीक है ना, परिवहन के क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया गया। जो लोग नए नए बिजनेस खोलते हैं ना, जो अपना नया नया काम करते हैं, हो सकता है कि किसी ने 10 प्रकार के बस खरीद लिए, फलाने बुक डिपो, ठीक है ना, अब वो बस चलवाएंगे, तो उनके लिए भी एक इकोसिस्टम बिल्ड करना है। पर्यटन, हो सकता है किसी ने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा यूनिक कर दिया हो कि लोग उसको देखने जा रहे हों। शिक्षा, किसी ने कोई कोचिंग खोल दी हो, बड़े बड़े कॉलेज खोल दिए हों, तो उनके लिए क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाए। खादी उद्योग, ऊर्जा हो गया, ठीक है ना, सोलर वोलर का किसी ने व्यापार स्टार्ट कर दिया हो, किसी ने हॉस्पिटल खोल दिया हो, एग्रीकल्चर का किसी ने कोल्ड स्टोर खोल दिया हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो स्टार्टअप हैं
उनको कैसे सुविधा मुहैया कराया जाए, कैसे उनकी हेल्प हो, इसके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो नीति बनाती है, ठीक है, कि जिससे लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिल सके। यानी कि उत्तर प्रदेश का इन क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस है स्टार्टअप में, चाहे वो कृषि हो जाए, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खाद्य, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश नई स्टार्टअप नीति सन 2020 अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक लागू रहेगी। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि सन 2020 में जो नीति लागू हुई है वह कितने वर्षों तक के लिए उसका खाका, उसका मॉडल बनकर तैयार हुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए 5 वर्ष तक। जैसे जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद एक पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी ना, तो यह भी ठीक ठाक उसी प्रकार से है कि 5 वर्षों के लिए यह खाका तैयार किया गया है, ठीक है ना। जो मॉडल अभी प्रस्तुत हुआ है इस तरीके से काम करना है, यह निरंतर 20-25 साल तक काम नहीं करेगा, 5 वर्षों तक, उसके बाद फिर से एक मॉडल तैयार होगा उस स्थिति के अनुसार, ठीक है। यह 10,000 से अधिक स्टार्टअप के विगमीकरण को बढ़ावा देगा। यानी कि 1800 तो अभी हैं, लेकिन जब इन क्षेत्रों में और सुविधा मुहैया होगी तो यह 10,000 से अधिक स्टार्टअप को बढ़ावा देगा, यानी लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि तुम लोग भी यह स्टार्टअप अपना स्टार्ट करो, ठीक है। इससे जो है कि सरकारी जॉब लेने वालों में हो सकता है कमी आ जाए, ठीक है। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति सन 2017। अभी तक तो जितने भी हमने नीतियां देखी वो सन 2020 से और लगभग सन 2025 तक 5 वर्षों तक देखी। अब इससे पहले सन 2017 में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, जो उद्योग है उसमें निवेश और रोजगार प्रोत्साहन, यानी कि किस प्रकार से उद्योग से रोजगार मिले उसको प्रोत्साहन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सन 2017 में एक नीति लाई गई थी, ठीक है ना। वैश्विक स्तर पर, यानी कि पूरे अपने देश के स्तर पर, ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र सीमित हो, एक बड़े क्षेत्र को वैश्विक बोलते हैं। आर्थिक गतिशीलता को देखते हुए, आर्थिक गतिशीलता मतलब कि मनी एक्सचेंज एक्टिविटी, यदि मैं इसको इकोनॉमी के टर्म्स में बोलूं तो आर्थिक गतिशीलता का मतलब क्या हुआ कि लोग खर्च कर रहे हैं, लोग पैसे को निकाल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोरोना महामारी आई तो मंदी आ गई। मंदी क्यों आई कि लोगों में एक अनिश्चितता आ गई कि पता नहीं कल क्या होगा, अपने पैसे को बचा के रखो, खर्च मत करो, कुछ सामान मत खरीदो। लेकिन 17 में तो कुछ ऐसा था नहीं, तो वहाँ पर आर्थिक गतिशीलता को देखते हुए लोग पैसे खर्च कर रहे थे, जीडीपी बढ़ रही थी, ठीक है ना। तो यह उस समय की बात है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। वह साल दूसरा था और यह साल दूसरा है। को देखते हुए राज्य की निहित शक्तियों का लाभ उठाने के साथ साथ नई शक्तियों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया। जब सन 2017 में यह देखा गया कि लोग खर्च कर रहे हैं, जीडीपी बढ़ रही है, तो जो पुरानी चीज़ें चल रही थी उससे लाभ उठाकर, जब उससे इनकम बढ़ रही थी प्रदेश की, तो नई शक्तियों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया कि हम इस प्रकार से और चीज़ों को प्रोत्साहन करेंगे। एमएसएमई के थ्रू लोगों को लोन देंगे, हार्टिकल्चर विभाग के तहत लोगों को लोन देंगे कि वह नए नए स्टार्टअप को ओपन कर सकें, ठीक है ना। यानी कि 17 की नीति का मुख्य उद्देश्य था कि जब चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसको और बढ़ाओ। नवीन औद्योगिक नीति, नवीन औद्योगिक नीति का मतलब कि औद्योगिक के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है ना। जो भी उद्योग होते हैं, चाहे मिल हो जाए, कारखाने हो जाएं, उसको बढ़ावा देना। तो नवीन, नवीन का अर्थ क्या है कि नए नए खोलना और उद्योग को ओपन करना और मिलों को खोलना, ठीक है ना। यह नीति कब लागू हुई थी? सन 2012 में। बस आप लोग को इतना याद रखना है कि नवीन औद्योगिक नीति सन 2012 में स्टार्ट हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 सितंबर सन 2012 को नवीन औद्योगिक नीति घोषित की। यह पहला अवसर था जब प्रदेश सरकार ने राज्य में लगने वाली नई इकाइयों के लिए अपने पड़ोसी राज्यों के समान ही उद्योग को प्रोत्साहन देने का फैसला लिया। यह बात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तुलनात्मक अध्ययन की हो रही है, ठीक है ना, कि 29 सितंबर सन 2012 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन औद्योगिक नीति सन 2012 का शुरुआत किया। और इसका जो लक्ष्य था, जो इसका उद्देश्य था, यह था कि जिस प्रकार से अपने पड़ोसी राज्य नई नई इकाइयों को ओपन कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे राज्य में भी नई नई इकाइयों को खोला जाना चाहिए, ओपन करना चाहिए। नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति सन 2012। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति कब शुरू हुई थी? सन 2017 में।
नवीन औद्योगिक नीति सन 2012 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। ऐसे भी प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति सन 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 नवंबर सन 2012 को राज्य की नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को मंजूरी दी। इस नीति में प्लांट, मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्य पर न्यूनतम 25 लाख का पूंजी निवेश करने वाली नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए बाजार विकास व ब्रांड प्रोत्साहन के लिए नई रियायतें व अनुदान की व्यवस्था की गई। नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का जो सबसे मेन टारगेट था वह यह था कि ऐसी इकाइयाँ, चाहे वो प्लांट हो, मशीनरी हो, तकनीकी सिविल कार्य कर रही हो, ठीक है ना, उन पर न्यूनतम 25 लाख का पूंजी निवेश करने वाली जो नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ थी उनको किस प्रकार से सहायता मिले, किस प्रकार से उनको लोन मिले, कौन सी नई नई स्कीम का उनको फायदा मिले, जो इस प्रकार की यूनिट्स थी उनको किस प्रकार से हेल्प मिले, यह नई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत परिभाषित किया गया था, ठीक है ना। कि जो नई नई इकाइयाँ ओपन हो रही हैं किस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार उनकी हेल्प करेगी, उनके प्रोत्साहन को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि एक चीज़ देखा गया था कि हमारे देश में स्टार्टअप बहुत अधिक डूबते हैं, तो उनको कैसे बचाया जाए, उनको कैसे प्रोत्साहन मिले, उसके लिए ये सब नई नई नीति लागू होती हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजभाषा। तो हिंदी से आप सभी परिचित ही हैं, आइए उसको विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग ने जो भी यह भाषा का होता है ना, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो या फिर एक प्रादेशिक भाषा हो या फिर अपने देश की भाषा हो जो कि प्रदेश में मान्य हो, इस प्रकार को देखने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए एक भाषा विभाग का गठन होता है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग ने राजभाषा नीतियों के अनुरूप प्रशासनिक एवं शासकीय कार्यों के संचालन हेतु राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया है। प्रशासनिक एवं शासकीय कार्य, जो भी आपके प्रशासन में या फिर शासन में जो आपके एग्जाम होते हैं उसके पेपर कैसे बनेंगे, जो आप परीक्षा देते हो कौन से बोर्ड्स के उसके पेपर कैसे बनेंगे, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है ना, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो कौन सी भाषा में काम करेंगे, उसके लिए खाका तैयार किया गया। साथ ही साथ यह अन्य भारतीय भाषाओं के भी समुचित प्रचार प्रसार एवं संवर्धन का निरंतर प्रयास करता है। जो हमारे राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया, जो हमारे देश की राजभाषा है उसको प्रोत्साहन मिला कि अपने प्रदेश के शासनीय एवं शासकीय कार्यों को संचालन हेतु उसी भाषा का यहाँ पर प्रयोग हो। ऐसा कंपल्सरी नहीं हुआ, लेकिन प्रोत्साहन दिया गया कि जो डॉक्यूमेंट होंगे उन्हीं भाषा में लिखे जाएंगे। साथ ही साथ यह अन्य भारतीय भाषाओं और जो भारत की भाषाएं हैं जो कि अदर क्षेत्र में ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उनके प्रचार प्रसार को भी संवर्धन यानी कि बढ़ावा मिला, ठीक है। अक्टूबर 1947 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था तथा 21 वर्ष बाद 1968 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य बना दिया। 1947 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर चीज़ें आपको और स्पष्ट होंगी। और 21 वर्ष बाद 1968 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने सभी प्रदेश के कार्यालयों में जहाँ पर लोग जॉब करते हैं वहाँ पर कंपलसरी बना दिया कि अब कार्य हिंदी में ही होगा, ठीक है ना। ये जो कोर्ट का सिस्टम होता है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना, वो स्वतंत्र एक संस्थान है। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा को विशेष संवर्धन प्रदान करने हेतु राज्य सरकार की ओर से 10 करोड़ की लागत से वर्ष 1982 में भाषा निधि का एक कोष तैयार किया गया, ठीक है ना, कि 1982 में कि हिंदी भाषा को किस प्रकार से प्रोत्साहन मिले। जो हिंदी दिवस के दिन विशेष आयोजन होते हैं, लिपियाँ लिखी जाती हैं, कैसे उनको प्रोत्साहन मिले, उसके लिए 10 करोड़ का बजट आवंटित किया गया हिंदी भाषा कोष के लिए। वर्ष 1988 में प्रदेश सरकार द्वारा उर्दू भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का गठन किया गया, राजभाषा घोषित किया गया, 1989 में लागू किया गया। देखिए हिंदी तो थी जो कि प्राइमरी राजभाषा थी और उसके साथ उर्दू को भी प्रोत्साहन मिला कि इसके भी प्रयोग का प्रचलन हमारे प्रदेश में काफ़ी अधिक है, तो इसको भी सेकेंडरी भाषा की मान्यता दे दी जाए, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में भाषा संस्थान कि ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर भाषाई अध्ययन होता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना वर्ष 31 दिसंबर 1976 में पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में की गई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को
यहाँ पर की गई थी। 31 दिसंबर 1976 को हिंदी संस्थान की स्थापना हुई और 30 दिसंबर 1976 को संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई। इन दोनों संस्थान का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि संस्कृत और हिंदी भाषाओं के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाना और लगाव को और अधिक प्रोत्साहित करना। संस्कृत भाषा को समृद्ध करने के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की गई थी। इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष वाराणसी में अखिल भारतीय संस्कृत समारोह का आयोजन भी किया जाता है, जो यहाँ पर 30 दिसंबर 1976 को संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई या फिर विद्यालय की स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि संस्कृत भाषा को और समृद्ध बनाना, इसको प्रचारित करना, इसको प्रसारित करना। और इसी क्रम में वाराणसी में अखिल भारतीय संस्कृत समारोह का भी आयोजन होता है और लोगों को पुरस्कार भी मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि हमने यहाँ पर सारी योजनाओं को कवर कर लिया कि उत्तर प्रदेश की जो जो योजनाएं थी उसको हमने यहाँ पर विस्तार से देख लिया, और अपने भाषा को भी, जो उत्तर प्रदेश की भाषा है उसके विषय में भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के या फिर इनके आने की संभावना काफ़ी अधिक है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।